जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आरके स्टडी प्लेनेट में। हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी विज्ञान का अध्याय 3 धातु एवं अधातु पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर का 3 वीडियो हम लोग देख चुके हैं और हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 से बहुत कुछ सीखा था। ठीक है, तो चलिए उसको पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग जब पार्ट 1 की बात करते हैं तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था धातुओं एवं अधातुओं के बारे में सामान्य जानकारी कि धातु जो होती है वह अधातु से कैसे अलग होती है। उसके बाद हम लोगों ने पूरा जो है विस्तृत तरीके से धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में जाना था। उसमें से हम लोगों ने देखा था कि धातुएं जो होती है वह आघात वर्धनीयता होता है उसमें। ठीक है, यानी कि धातुओं में क्या होता है, आघात वर्धनीयता होता है। आघात मतलब क्या होता है, पीटना। ठीक है, और वर्धनीयता मतलब क्या होता है, फैलना। अगर हम लोग धातु को हथौड़े से पीटते हैं तो वह एक चादर के रूप में जो है क्या हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, उसको सीट बनाया जा सकता है। तो धातु के इस गुण को क्या कहते हैं हम लोग, आघात वर्धनीयता कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने तन्यता की बात की थी कि धातुएं जो होती है वह तन्य होती है, यानी कि धातुओं को हम लोग खींच करके एक लंबी तार के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि और इसमें से हम लोगों ने यह भी देखा था कि सबसे अधिक जो तन्य धातु है वह है सोना, यानी कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं चमक। सभी धातुएं जो होती है चमकीली होती है। ठीक है, लेकिन क्या है कि कुछ इसमें अपवाद है। देखिए ग्रेफाइट और आयोडीन जो है वो क्या है, अधातु है, लेकिन उनमें भी क्या होता है, चमक होता है। ठीक है, और धातु में भी चमक होता है। उसके बाद देखिए धातुओं का द्रवणांक और कवचनांक उच्च होता है। द्रवणांक किसको बोल लेते हैं, अगर हम लोग धातु को इतना गर्म करें, ठीक है, कि क्या हो जाए कि वह जो है पिघल करके द्रव के रूप में हो जाए। तो जिस टेम्परेचर पर जो है धातु क्या हुआ, तरल अवस्था में आया, तो इस धातु के इस गुण को क्या कहते हैं हम लोग, उसका द्रवणांक कहते हैं। ठीक है, और फिर उसको और अधिक गर्म किया जाए तो वह जो तरल पदार्थ है धातु का वह उबलने लगेगा। तो धातु का उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका क्वथनांक बोलेंगे। यानी धातुओं का जो है द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है। उसके बाद कठोरता की बात करते हैं तो सभी धातुएं कठोर होती है, और उसमें से हम लोगों ने देखा था कि कुछ अपवाद भी है, जैसे कि सोडियम या पोटेशियम। ये इतनी मुलायम धातु है कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। उसके बाद उष्मीय विद्युत चालकता। ठीक है, यानी सभी धातुएं जो होती है वह उष्मा और विद्युत का सुचालक होती है, और सबसे अच्छा जो है विद्युत का सुचालक धातु कौन सा है, चांदी है। ठीक है, लेकिन कुछ अधातु भी होता है जिससे क्या होता है, करंट पास हो जाता है, विद्युत पास हो जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ग्रेफाइट के रूप में। तो ग्रेफाइट जो है क्या करता है, तो ग्रेफाइट से विद्युत जो है वह पास हो जाता है, जबकि वह एक क्या है, अधातु है। ध्वान्विक, अगर हम लोग किसी भी धातु को अगर हम लोग पीटते हैं तो पीटने पर क्या हो जाता है कि उससे जो है एक अलग से आवाज जो है सुनाई देती है, एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है, जो किसी अधातु को पीटने पर हमें सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो इस गुण को क्या कहते हैं हम लोग, ध्वान्विक कहते हैं। यानी कि सभी धातुएं क्या होती है, ध्वान्विक होती है। उसके बाद घनत्व की बात करते हैं। देखिए सभी धातुओं का घनत्व जो होता है वह अधिक होता है, इस कारण से सभी धातुएं जो है वो पानी में डूब जाती है। ठीक है, घनत्व अधिक होगा तो उसका जो वजन भी क्या होगा, अधिक होगा। उसके बाद देखिए भौतिक अवस्था। सभी धातुएं जो होती है वो ठोस अवस्था में होती है, और इसमें से अपवाद क्या है, तो पारा। पारा जो है वह कमरे के ताप पर भी क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है पार्ट 1 में हम लोग क्या देखे थे, वीडियो का ये धातु धातु चैप्टर का पार्ट 1 जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने इन दोनों पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था। अब हम लोग जो है पार्ट 2 में देखे थे, वीडियो का जो पार्ट 2 था उसमें हम लोगों ने देखे थे कि अध्याय के प्रश्न, ठीक है, यानी एनसीईआरटी बुक में जो बीच बीच में जो प्रश्न दिए हुए रहते हैं उनको हम लोगों ने हल किया था। ठीक है, और ये सारे प्रश्न जो थे इन्हीं जो है बिंदुओं से थे। ठीक है, और इन्हीं को हम लोगों ने पढ़ करके और अध्याय के प्रश्न को हल किया था। उसके बाद जो है हम लोग क्या देखे थे, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में हम लोगों ने चर्चा की थी कि धातुएं होती है वह वायु से भी अभिक्रिया करती है, और धातुएं जो है वह जल से भी अभिक्रिया करती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं धातुओं की वायु से अभिक्रिया, तो देखिए धातु जो है जब वायु से अभिक्रिया करती है
तो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, कॉपर है, कॉपर एक धातु है और यह जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो धातु का ऑक्साइड यानी कि कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करेगा। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते, देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यानी कि यह जो समीकरण है हमारे पास यह संतुलित नहीं है, इसको हम लोग संतुलित कर लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब हम लोग ऐसा करते हैं देखिए कॉपर यहाँ पे 2 हो गया, लेकिन कॉपर इधर कितना है, 1 है, ठीक है। तो तीर के बाएं साइड और तीर के दाएं साइड दोनों तरफ जो है जितने भी तत्व हैं तो उनकी जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, जो क्या था, जो है विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद देखिए धात्विक ऑक्साइड जो रहते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, क्षारीय धात्विक ऑक्साइड और दूसरा जो होगा उभयधर्मी धात्विक ऑक्साइड। नाम से ही क्लियर है, देखिए क्षारीय धात्विक ऑक्साइड उनको बोलेंगे जो क्षार के जैसा व्यवहार करेंगे और अम्ल से अभिक्रिया करेंगे। देखिए यहाँ है क्षारीय धात्विक ऑक्साइड में जैसे कि कॉपर ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, ये सारे क्या हैं, तो क्षारीय धात्विक ऑक्साइड हैं। ये अम्ल से अभिक्रिया करते हैं और इनका जो गुणधर्म होता है, रासायनिक गुणधर्म होता है, वो क्षार के जैसा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब कॉपर ऑक्साइड जो है अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, इसका लवण बनाएगा, यानी कि किसका लवण बनाएगा, तो धातु का लवण बनाएगा। देखिए यहाँ पे कॉपर क्लोराइड है तो धातु के ये लवण हो गया, और यह जो है क्या बनाएगा, साथ में जल का निर्माण करेगा। कॉपर जो है यहाँ पे क्लोरीन के साथ मिल करके कॉपर क्लोराइड बना लेगा, और यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ पे और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके, हाइड्रोजन का 2 अणु मिल करके और ऑक्सीजन का 1 अणु मिल करके जल का निर्माण करेगा। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या यह समीकरण संतुलित है। देखिए यहाँ पे है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे है 2, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे है 1, तो इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा करते हैं तो देखिए क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गया और क्लोरीन यहाँ पर भी 2 हो गया, कॉपर 1 है, यहाँ भी कॉपर 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन भी यहाँ 1 है और ऑक्सीजन यहाँ भी 1 है, यानी कि ये जो समीकरण है वो हमारा संतुलित है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं उभयधर्मी धात्विक ऑक्साइड। उभयधर्मी धात्विक ऑक्साइड जैसे हम लोग बात करते हैं जिंक ऑक्साइड के बारे में। जिंक ऑक्साइड जो है इनका गुणधर्म क्या होता है कि ये जो है अम्ल से भी अभिक्रिया करता है और क्षारक से भी अभिक्रिया करता है। देखिए नाम से ही क्लियर है ना कि उभयधर्मी धात्विक ऑक्साइड, उभय मतलब दोनों और धर्मी मतलब क्वालिटी, जो दोनों का गुण को रखे, दोनों का क्वालिटी हो तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उभयधर्मी धात्विक ऑक्साइड बोलेंगे। देखिए जिंक ऑक्साइड जो है वह अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो जिंक का लवण बनाएगा, यानी कि देखिए जिंक क्लोराइड जो है यहाँ धातु का लवण है, ठीक है, तो जिंक क्लोराइड का निर्माण करेगा और जल का निर्माण करेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है जिंक है, यहाँ पर भी देखिए जिंक है, तो जिंक जो है दोनों तरफ क्या है, तीर के बाएं साइड भी है, तीर के दाएं साइड भी, दोनों में जिंक का संख्या जो है वो समान है। लेकिन क्लोरीन यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ 2 है, क्लोरीन इधर 1 है, तो इसको जो है हम लोगों को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 है इधर और इधर भी ऑक्सीजन जो है वो 1 है, यानी कि यह समीकरण जो है हमारा संतुलित है, ठीक है। तो ये हो गया ये जो उभयधर्मी धात्विक ऑक्साइड था जिंक ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया अम्ल के साथ हुआ। अब देखते हैं हम लोग जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया क्षारक के साथ। आप जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। अब जब ये अभिक्रिया होगा तो इसके साथ जो है जिंक, यहाँ पे देखिए जिंक जो है सोडियम और ऑक्सीजन ये तीनों जो है मिल करके क्या बना देंगे, तो सोडियम एल्यूमिनेट बना देंगे, ठीक है। सोडियम क्या बना लेंगे, सोडियम जिंकेट का निर्माण करेंगे, ठीक है, सोडियम जिंकेट का निर्माण करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बच गया और यहाँ पे ऑक्सीजन बच गया, तो हाइड्रोजन का 2 अणु मिल करके और ऑक्सीजन का 1 अणु मिल करके जल का निर्माण करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि यह समीकरण जो है बैलेंस है, संतुलित है। देखिए यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, लेकिन ऑक्सीजन जो है देखिए यहाँ पे कितना है, तो ऑक्सीजन इधर जो है 2 और 1 3 है, ठीक है। तो इसको जो है क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब देखिए सोडियम 2 हो गया, इधर भी सोडियम 2 हो गया, ऑक्सीजन देखिए 2 यहाँ और 1 यहाँ 3 हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन इधर से 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, यानी कि ये हमारा समीकरण जो है संतुलित हो गया। तो हम लोग जो है धातु की अभिक्रिया वायु से देख लिए। अब जो है धातु की अभिक्रिया जल से, ठीक है। जब धातु जो है जल से अभिक्रिया करते हैं तो उनका ऑक्साइड का निर्माण होता है या उनका हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, यानी कि धातु के हाइड्रोक्साइड का या फिर धातु के ऑक्साइड का निर्माण होता है। सभी धातुओं की क्रियाशीलता जो होती है वो अलग अलग होती है। अगर आप सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़े होंगे या फिर हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं,
देखिए सक्रियता श्रेणी में आप देखेंगे तो सोडियम और पोटेशियम धातु जो है वो सक्रियता श्रेणी के सबसे ऊपर में है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सबसे सक्रिय धातु है। तो जब सोडियम की अभिक्रिया जल से होगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम के हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है वहां पे मुक्त होगा। देखिए यहाँ पे जो है सोडियम एक है, यहाँ भी सोडियम एक है, ऑक्सीजन एक है, यहाँ भी ऑक्सीजन एक है, लेकिन आप देखेंगे तो हाइड्रोजन इधर जो है 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको जो है संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करते हैं तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और जब ऐसा करते हैं तो देखिए ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर भी देखिए ऑक्सीजन 2 हो गया और हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन सोडियम इधर 2 है और इधर भी सोडियम हम लोग को 2 करना पड़ेगा, तो इसलिए जो है यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जब हम लोग माध्यम अभिक्रियाशील धातुओं में देखते हैं तो मैग्नीशियम एक जो है माध्यम अभिक्रिया मीडियम जो है इसका क्या है, अभिक्रियाशीलता है। ठीक है, ना ही इसका जो है अभिक्रिया अधिक तीव्र है और ना ही इसका जो है क्या है, स्लो है। ठीक है, तो देखिए मैग्नीशियम जो है जब जल से अभिक्रिया करेगा तो इसका ऑक्साइड का निर्माण होगा, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे दोनों तरफ जो है तत्वों की संख्या क्या समान है। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, यहाँ भी मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन 2, मेरा ये समीकरण जो है वो बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखिए आयरन जो है वह जल से अभिक्रिया करता है तो क्या होगा, इसके जो है Fe3O4। ठीक है, Fe3O4 क्या है, तो Fe3O4 जो है वह हमारा जंग का उदाहरण है। ठीक है, यह क्या है, जंग है। देखिए हम जानते हैं कि लोहा जो है इनके अभिक्रियाशीलता जो होती है वह क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, अभिक्रियाशीलता होता है लेकिन क्या होता है, या तेजी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि सोडियम और मैग्नीशियम जो है अभिक्रिया हुआ, तो इन लोग दोनों से जो है क्या है, इसका अभिक्रियाशीलता कम है। तो लोहा जो है जब जल के संपर्क में आता है तो जंग लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे Fe3O4 जो है वो जंग का एग्जाम्पल है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त होती है। देख लेते हैं क्या दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान है। यहाँ आयरन 3 है, जबकि आयरन जो है इधर कितना है, 1 है। तो इसको जो है बराबर करने के लिए हमको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को 4 करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ हाइड्रोजन जो है वो 8 हो गया और हाइड्रोजन जो है यहाँ कितना है, 2 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 8 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं हम लोग, आयरन 3 हो गया, यहाँ भी आयरन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 4 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। तो इस तरह जो है हम लोग क्या कर लिए, समीकरण को यहाँ संतुलित कर लिए। अब हम लोग इसके बाद जो है अगला देखेंगे कि धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया में अगला देखेंगे धातुओं की अभिक्रिया अम्ल से। ठीक है, धातुएं जो है वह अम्ल से किस प्रकार अभिक्रिया करती है। अब हम लोग धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया देखते हैं। देखिए धातुएं जो है साधारण तौर पर तनु अम्ल या फिर सांद्र अम्ल से अभिक्रिया करती है, तो धातु के लवण का निर्माण करती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अब देखिए यहाँ पे जो है 2 नया शब्द है, तनु और सांद्र। ठीक है, तनु का मतलब क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं, देखिए वैसा अम्ल का जो विलयन होगा, ठीक है, वैसा अम्ल का विलयन जिसमें क्या हो, पानी का मात्रा हो वह ज्यादा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तनु अम्ल बोलेंगे। और जिसमें पानी का मात्रा जो है वो क्या है, कम है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सांद्र अम्ल बोलेंगे। ठीक है, साधारण भाषा में। तो देखिए जब धातु जो है जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो धातु के लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। आप यहां देखेंगे कि सोडियम एक धातु है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, यह एक अम्ल है जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। तो जब सोडियम जो है क्लोरीन के साथ चला जाएगा तो यहाँ बन जाएगा सोडियम क्लोराइड और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ देखिए तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जब हम लोग ऐसा करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गया तो क्लोरीन इधर भी 2 करना पड़ेगा और इस तरह जो सोडियम भी 2 हो गया तो यहाँ भी सोडियम 2 करना होगा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे जो है सोडियम जो है धातु है वह जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा, यानी धातु के लवण का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ मैग्नीशियम धातु है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया होगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। अब हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितना है, 2 है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। अब देखते हैं क्लोरीन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, अगर भी हाइड्रोजन का संख्या कितना है तो 2 है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने जाना कि धातुएं जो है जब अम्ल से यानी तनु या फिर सांद्र अम्ल से अभिक्रिया करती है तो धातु के लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं कि अम्ल जो है उनकी क्रियाशीलता के अनुसार हम लोग जो है जब हम लोग उसको जो है उनकी क्रियाशीलता के अनुसार उसको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग रखते हैं। तो देखिए सबसे अधिक जो प्रबल अम्ल है वह है H2SO4। ठीक है, उससे कम कौन है तो HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, और उससे कम कौन है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए इसी से जो रिलेटेड है यहाँ पे क्या है, एक्वा रेजिया। ठीक है, अब एक्वा रेजिया क्या है इसको हम लोग जानेंगे, उससे पहले जो है हम लोग एक सामान्य जानकारी जो हम लोग के दैनिक जीवन में घटता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए कुछ लोग आपके घर आते हैं और बोलते हैं कि क्या आपको अपना आभूषण साफ करवाना है, यानी कि वे बोलते हैं कि अगर कोई भी आभूषण हो, कोई भी धातु का आभूषण हो यानी कि सोना का आभूषण हो तो हम लोग उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। ठीक है, और साफ करके आपको जो है पूरा चमका करके हम आपको देंगे। ठीक है, तो आप भी सोचते होंगे कि हाँ चलिए हम लोग जो है दे देते हैं इसको, क्योंकि हमारा जो आभूषण है वो क्या है, थोड़ा सा मलिन हो गया है, थोड़ा सा गंदा हो गया है, हम लोग उसको साफ करवा लेते हैं। ठीक है, और वो जो है बहुत ही कम पैसे में भी इसको जो है सफाई करने का काम करते हैं। ठीक है, तो वो बर्तन के सफाई करने के साथ साथ जो है वो अपना हाथ भी साफ करते हैं। कहने का मतलब यह है कि वह जो है क्या करते हैं कि देखिए सोना जो है वह जल्दी अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि सोना जो है वो क्या है, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु है, यानी कि उनकी अभिक्रियाशीलता थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, तो ये जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब वे व्यापारी आते हैं तो अपने साथ में एक विलयन साथ में रखते हैं। ठीक है, और वह विलयन जो रहता है वह एक्वा रेजिया का रहता है। अब एक्वा रेजिया क्या है हम लोग उसको जानेंगे। तो क्या होता है कि देखिए वो क्या करेंगे कि उस विलयन में जो है आभूषण को डालेंगे। ठीक है, और उसमें डालने पर क्या हो जाता है, आभूषण जो है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। ठीक है, और साफ हो जाता है तो आप जो है बहुत ही खुश हो जाते हैं कि चलिए मेरा आभूषण जो है साफ हो गया और बहुत ही कम पैसे में भी साफ हो गया। ठीक है, लेकिन उन लोग जो है क्या करते हैं, चोरी करने का काम करते हैं। यानी कि अगर आपका आभूषण जो है, अगर आपका आभूषण उन लोगों ने साफ किया है तो आपके साथ बेईमानी भी किया है। कैसे, देखिए एक्वा रेजिया में जब भी किसी धातु को डाला जाता है, ठीक है, खास करके अगर हम लोग जानते हैं कि सोना को अगर उसमें डाला जाता है तो क्या होता है कि सोना का जो ऊपरी परत होता है वह विलयन अपने साथ उस सोने के ऊपरी परत को अपने साथ जो है वो घोल लेता है। ठीक है, तो ऊपर का परत तो क्या हो गया, पूरी जो है उसका ऊपर का परत में जो धातु था उसकी मात्रा जो है उस विलयन में आ गई। ठीक है, और ऊपर का परत हट गया जिससे जो है सोना जो है वो चमकने लगा। ठीक है, और जब ऐसा हो जाता है तो चमकने लगता है। ठीक है, विलयन जो है, विलयन में डालने पर सोना का आभूषण चमकने लगता है। और उसके बाद जो है उस विलयन को उन लोग क्या करते हैं कि बहुत ही संभाल करके रखते हैं। ठीक है, और उनको जो है प्यूरिफिकेशन के माध्यम से उनको क्या करते हैं, वहां पे जो हमारे आभूषण से जो निकला हुआ जो क्या था, हमारे आभूषण से जो निकला हुआ सोना था उसको जो है प्यूरिफिकेशन के माध्यम से साफ करके हम उन लोग क्या करते हैं, सोना को अलग करते हैं और सोना को उन लोग जो है चुराने का काम करते हैं। ठीक है, तो यह है एक्वा रेजिया। देखिए एक्वा रेजिया किसको कहते हैं, अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में ले लें। ठीक है, यानी कि अगर मेरा पास 4 भाग क्या है विलयन है और उसमें से 3 भाग अगर मेरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और 1 भाग जो है नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, तो उस विलयन को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्वा रेजिया बोलते हैं, यानी अम्लराज बोलते हैं। एक्वा रेजिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लराज भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक्वा रेजिया क्या है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल के साथ 3:1 में मिलाया जाता है तो इस मिश्रण को हम लोग एक्वा रेजिया कहते हैं।
ठीक है। इसका विशेषता क्या है? इसका विशेषता यह है कि यह विलयन बहुत ही प्रबल अम्ल होता है और यह इतना प्रबल होता है कि यह धातुओं को अपने में घुला सकता है। इस कारण से क्या होता है कि आभूषण को साफ करने पर में इसका उपयोग होता है। लेकिन बात यही है कि जब आभूषण साफ हो जाएगा तो आभूषण का वजन पहले से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ सोना का मात्रा या फिर कुछ आभूषण में जो धातु था उसका मात्रा उस विलयन में चला जाता है। लेकिन यह धातु वाले आभूषणों को आपस में घोल देता है। ठीक है, यानी कि धातु को क्या करेगा? यह विलयन जो है एक्वारेजिया जो है वह धातु को अपने आप में घोल देगा, जिससे उसका वजन कम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, तो उसको हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे उसमें भी हम लोग यहाँ पे इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या है? घोल देता है, जिससे आभूषणों का वजन जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया बोलते हैं, यानी अम्लराज बोलते हैं। सिंपल सा क्या बोलेंगे कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में लेते हैं तो इस मिश्रण को क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं। इसका उपयोग क्या होता है? तो आभूषणों को साफ करने के लिए होता है। लेकिन आभूषणों को साफ करने पर क्या होता है कि आभूषण का कुछ वजन जो है वो घट जाता है, क्योंकि धातु जो है वह विलयन में घुल जाती है। ठीक है, जिसके कारण आभूषण का वजन जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, यह है एक्वारेजिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं।